हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज आपको लिए लाए हैं एक छोटा सा सीरीज, अच्छा सीरीज है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का टोटल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हो पाए तो एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, नहीं तो 2-3 वीडियो शॉर्ट पे कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट नया सीरीज रहेगा, इसको अच्छे से वॉच करें, समझें, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है टोटल उन सब का फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, A to Z फॉर्मूलाज। ऐसे भी बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में या फिर अदर एग्जामिनेशन जो भी हो, फॉर्मूलाज जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर वो आपको कंप्लीटली याद है तो क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक। तो उसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, हो जाए तो एक ही वीडियो में, नहीं तो 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं फटाफट से, कॉपी पेन निकालिए, ठीक। तो क्लास 10 का फॉर्मूला टोटल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल फॉर्मूलाज करने वाले हैं, जितना भी हो सकता है। तो हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको पूरा डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में, वो है आपका वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। तो इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग वास्तविक संख्या है क्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया कि इसमें दो चीज इंक्लूड होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय। वास्तविक में हम लोग जैसे ही 11th क्लास में पहुंचेगा थोड़ा सा बताते हैं, उसमें आप इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 10 तक सिर्फ आपको रियल नंबर के बारे में पता होता है, ठीक है। तो इस रियल नंबर में क्या होता है कि दो चीज छुपा होता है, एक तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है, और एक होता है अपरिमेय संख्या, यानी दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप परिमेय और अपरिमेय को समझ गए, मतलब आप वास्तविक को समझ गए। अगर मान लीजिए आपको वास्तविक को डिफाइन करना है, तो आप कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय के कॉम्बिनेशन को, यानी परिमेय और अपरिमेय के संगम को ही हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो रियल नंबर एंड रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक। तो ये है आपका। तो मेन टॉपिक क्या है इसको समझना कि परिमेय और अपरिमेय को तो हम लोग वास्तविक संख्या बोल दी, अब हम लोग समझेंगे कि परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है, ठीक। तो फटाफट से समझते हैं। तो ये सब लगभग पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, एक ऐसा संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख, ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये होगा कि q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छे से अगर समझना चाहेंगे तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसमें कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद आपको एक कंक्लूजन देंगे, जिससे आज के बाद आपको परिमेय और अपरिमेय में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट करिए, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब q 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा नोट करके कहीं पे याद रखिएगा कि किसी भी संख्या, कोई भी नंबर है, समथिंग मान लेते हैं, ठीक है, समथिंग बाय 0, तो नीचे 0 आ जाए तो इसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। कभी भी नीचे 0 आ जाए मतलब वो अनडिफाइंड होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी 0 है और नीचे कोई एक नंबर है, मान लीजिए 7 ही है, तो ये 0 होगा, ठीक है। मतलब समथिंग कोई भी नंबर बटा 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड नहीं हो सकता है, लेकिन 0 बटा कुछ भी हो 0 होगा। तो वही बात देखिए, अगर ये p/q है, तो अगर p ऊपर में q 0 कर देंगे तो डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए परिमेय संख्या में कहा जाता है कि p/q के रूप में हो, लेकिन q 0 नहीं। क्लियर है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपरिमेय संख्या की तरफ। लिखना होना चाहिए कुछ क्या, ठीक, बस समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर मन होगा तो लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या मतलब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, कि एक ऐसा नंबर जो p/q के रूप में ना हो। सीधा सीधी बात है, p/q के रूप में ना हो, बट यहां इतना क्लियरिटी नहीं मिलता है। तो आप एक पॉइंट स्टार बना के लिखते हैं, उसको आप दिमाग में सेट करेंगे कि रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये पॉइंट याद रख ली तो आपको कभी भी परिमेय और अपरिमेय में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। खाली इसको याद रख लिए तो आप डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में दो ही है ना, एक है आपका परिमेय अपरिमेय। तो आपको पता है कि रूट वाला जो नंबर होगा वो क्या होने वाला है, आपका अपरिमेय। तो उसके अलावा दुनिया में जितना भी नंबर है वो क्या होगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक। लेकिन कंडीशन बस इतना ही है कि रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे अपरिमेय का अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जैसे √2, √3, √7, √11, √8, जैसे रूट आपका 12, ये सब क्या है अपरिमेय। लेकिन अगर कोई बोले √16, तो √16 काहे के लिए होगा, 4 तो बाहर निकल जाएगा ना। जैसे कोई बोले √25, नहीं काहे के लिए, 5 तो निकल जाएगा, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकल जाएगा तो वो परिमेय बन जाएगा। क्यों ऐसा, क्यों 4 नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक तो छुपा है ना, 4/1, कुछ नहीं है तो एक तो छुपा है ना, 5/1, तो p/q के रूप में तो दिखता है।
तो क्लियर हुआ इतना कि नहीं? परिमेय के लिए क्या बोले, पी बटा क्यू हो, अपरिमेय के लिए क्या बोले कि पी बटा क्यू के रूप में ना हो। लेकिन इस पॉइंट से उतना क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से हम लोग बोले कि रूट वाली जितनी संख्या है इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसको आप मानेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक। बट कंडीशन इतना ही है कि रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर रूट से बाहर निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। यहां से कुछ उदाहरण तो उदाहरण देखा आपसे, ठीक। क्लियर होगा एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, दिमाग में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, ठीक है। इसको अलग से एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि हम लोग को अभी बस लेके चलना है ना इसलिए, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिटाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पाई के बारे में बता देते हैं आप लोगों को, जब आया है तो, ठीक है। तो याद रखिएगा पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो दो वैल्यू होता है, एक 22/7, एक होता है 3.14। तो याद रखिएगा 22/7 जो है वो परिमेय है, ठीक है, और ये 3.14 जो है वो अपरिमेय। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो इसका जो वीडियो है कि परिमेय और अपरिमेय ये दोनों ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे वीडियो को, उसको वॉच करिएगा जरूर, ठीक है। पाई एक अपरिमेय है तो ये सब भी अपरिमेय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका प्रूफ उसमें दिया गया, ठीक है। बस इतना याद रखिए, पाई एक अपरिमेय, 22/7 परिमेय और 3.14 अपरिमेय। ऐसा क्यों होता है समझ लीजिए कि पाई का जो ये सब मान दिया गया है ये कोई भी आपका इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है ना। इक्वल होता तो मान लेते कि भाई वो अपरिमेय तो ये सब भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सब माना गया है कि इतना वैल्यू होगा, ठीक है। अप्रॉक्स बोलते हैं, इक्वल नहीं होता है, ठीक। दिमाग में सेट रखेंगे, ये सब वैल्यू जो भी है आपका, ये दोनों ये सब एक अप्रॉक्स वैल्यू है, इक्वल कभी भी नहीं है, ठीक है। दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। उतारना है इसको, उतारिए फटाफट से। उतार लिए, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलिए देखेंगे। थोड़ा सा और रेखा का एग्जांपल लेते हैं परिमेय अपरिमेय। जैसे आप याद रखिए, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है √2 + 1, √3 + 5, ठीक है, पाई +2, पाई/2 है, 2 पाई है, कुछ भी है, तो ये सब अपरिमेय है। क्यों ऐसा? अपरिमेय के साथ जुड़ा हो, गुना हो, भागा हो, कुछ भी लगा हो, वो अपरिमेय की तरह ही बिहेव करेगा। जस्ट लाइक इसमें देखिए अपरिमेय संख्या है ना, तो ये भी क्या करेगा, ये सब अपरिमेय की तरह आपको बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। बस याद रखिए, अपरिमेय के साथ कोई भी कुछ भी लगा हुआ तो वो अपरिमेय की तरह ही बन जाता है, ठीक है। तो दिमाग में सेट रहना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कि 49/64 है, पूछेगा क्या है, तो आपको हम एक चीज बताया ना, अगर बाहर निकल जाएगा तो परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तो हम लोग जानते हैं ना 49 का 7 निकलता है, 64 का 8 निकलता है, 7/8 तो क्या हो जाएगा, परिमेय तो होगा। क्लियर है, ठीक है ना। किसी तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक हाथ और ले सकते हैं, जैसे 2√3 बटा समथिंग √7, ये क्वेश्चन आ गया, क्या है, परिमेय की अपरिमेय। दिख रहा है भाई रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय, ठीक है ना। दिमाग में सेट हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसका सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं ताकि अपने को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक ना। ठीक है, बस इतना याद रखिए, एक बार रिपीट करते हैं। अगर रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय है, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है, ठीक। चाहे जोड़ घटा गुणा भाग किसी तरह से भी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस थोड़ा सा बताएंगे हम लोग, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा ये जो तकनीक है, ये आपका जो तकनीक है, इससे हम लोग HCF निकालते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, तो HCF निकालने की तकनीक है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते ही होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। वही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A से, इसको B से, इसको Q से, इसको R से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इसी में आपको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर दिया रहेगा उसके HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाग वाग देंगे। आप लोग जानते हो सब चीज भाग लाके जो बचेगा वही HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाएं, तो ये आपका मान लीजिए ये A है, ये B है, ये Q है,
और ये शेषफल जो बचेगा आर है। इसी को बोलते हैं ना भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो आर का वैल्यू है थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है आर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी होता है। ये जो कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रखेंगे आप, ठीक है ना। ये आपका मोस्ट वीवीआई सवाल है, ठीक है। 4 ऑप्शन देके ऐसा कंफ्यूजन करके पूछेगा कि पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए आर का वैल्यू होता है 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा ही होता है हमेशा, ठीक है। इस इक्वेशन में, किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला क्या है, एचसीएफ निकालने की तकनीक है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है a बराबर dq प्लस r। तीसरा क्या है कि r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। उतारिए फटाफट से। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, बस एक हाफ कॉन्सेप्ट और लगा फिनिश हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें एक टॉपिक है जो मतलब रिलेटेड है आपका शांत अशांत से, ठीक है। शांत अशांत एक टॉपिक है, तो दोनों को समझ लेते हैं फटाफट से। पहले सबसे पहले शांत को, ठीक है। तो शांत का मतलब क्या हो गया, कोई भी आपके पास परिमेय संख्या है x बटा y, ठीक है। x बटा y को एक परिमेय संख्या है, आप क्या करिए, y को फैक्टर करिए, ठीक है। y को फैक्टर करने के बाद अगर आपका फैक्टर सब जो है वो 2 या 5 आता है, ठीक है ना, जो भी आपका y को फैक्टर किए वो 2 या 5 आएगा, तो उसी केस में हम लोग बोलेंगे कि ये शांत है। इसके अलावा इसके साथ कोई भी नंबर आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे 7/50 है, जानना है कि शांत है कि क्या है, ठीक है ना, ठीक है। तो शांत है क्या शांत है, तो हम क्या बोले, सबसे पहले आप क्या कीजिए, y को फैक्टर यानी 50 को फैक्टर करते भाई, ठीक है। तो 2 बार में 25, 2 बार में 5, 5 6 25, तो देखें कि 2 आया और 2 तो 5, मतलब 1 तो 5 मान लिया, 5 आया ना, तो सिर्फ 2 और 5 आया, तो हम क्या बोले, सिर्फ 2 और 5 होगा, मतलब 7/50 क्या है आपका, शांत है। इसके अलावा कुछ भी आएगा, 2 5 आ जाए साथ में कुछ आए तो अशांत हो जाएगा। सिर्फ 2 आ जाए, मान लीजिए सिर्फ 2 भी आ गया, सिर्फ 5 आ गया, या 2 5 दोनों साथ में आया तो शांत है। इसके अलावा कोई भी डिजिट आए तो वह अशांत होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका है 13/343, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इसको हमको जानना है कि शांत है कि अशांत। तो हम क्या बोले कि y को फैक्टर करिए, तो 343 को फैक्टर करिएगा, देखिएगा 7 से जाएगा 49, 7 ही 49। देखिए सिर्फ 7 आ रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, एकदम सिंपल है, दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, ठीक है ना, इससे मतलब बेहतर। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है ऐसा, 6/15 शांत है क्या अशांत है। तो लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो नीचे वाला को फैक्टर कर देते हैं कि 15 आया भाई, 3 5 6 15, तो 3 तो आ गया भाई, अशांत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर नंबर कट रहा है तो काटना पड़ेगा। ये भी रूल दिमाग में सेट रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे और यहाँ पे कट नहीं रहा था इसलिए नहीं काटे, लेकिन यहाँ पे तो कट रहा है ना। कैसे, देखिए आपका 3 दूनी 6, 3 5 6 15, तो क्या बचा 2/5, नीचे तो 5 है, यानी क्या कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए, उतारिए फटाफट से इतना पहले। तो मतलब सिंपल है, दिमाग में सेट करिए कि अगर कट रहा होगा तो भाई काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो नीचे वाला का फैक्टर करेंगे। 2 या 5 दिख रहा है, या सिर्फ 2 दिखे या सिर्फ 5 दिखे तो शांत है। इसके अलावा उसके साथ कुछ भी आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। कितना दिमाग बैठाइए, दिमाग में एकदम 1-2 बार सुनिएगा, जरूर बैठेगा जरूर, ठीक है। उतारिए तो फटाफट से। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर 2 नंबर उठा के कहीं भागने वाला नहीं, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतार लिए होंगे ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। 2 बार वीडियो को वॉच कीजिएगा, एक बार नहीं समझ आएगा, 2 बार में समझ आएगा। अब एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में सेट करके रखिएगा। तो स्टार बना के लिख रहे हैं, 2 संख्या का गुणनफल बराबर हो रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम।
कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होगा, तो दो संख्या है गुणनफल के बराबर। तो इसको कभी कभी यहां भी ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर से वही एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर इसको शॉर्ट में लिखते हैं a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जैसे याद रखना है याद रखिए, बट आपको याद रखना है ये दो संख्या आप जो मानना है मानिए, ठीक है। तो a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या फिर दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, बस इतना सेट रखना है। इससे क्वेश्चन आता है कोई, देखिए इसमें चार चीज हुआ ना, 1 2 3 4, कोई 3 तो दे देगा, एक तो गायब कर देगा, तो आपको आराम से निकाल लेना है इस फॉर्मूला बिठा के, ठीक। उतार लीजिए फॉर्मूला से इसको। उतार लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए कमाल कमाल का कॉन्सेप्ट सब हो रहा है धीरे धीरे, कुछ कुछ आप पता है यूनिक सब चीज। आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1.353535 ये चल रहा है, और एक और क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है 1343537 कुछ 1312 ऐसे करके। तो हमको जानना है कि इसमें कौन परिमेय कौन अपरिमेय, सवाल पूछा हुआ है, इसको दिमाग में सेट करके रखिए। तो देखिए अगर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार तो इसको हम लोग परिमेय बोलेंगे, ठीक है। अगर सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है 1.3434 था, अब रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है, तो इसको भी हम लोग अपरिमेय, ये दोनों केस अपरिमेय वाला, मतलब कि शुरू से स्टार्ट होकर अंत तक अगर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसी को हम लोग परिमेय बोलेंगे, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको अपरिमेय बोलेंगे, ठीक है ना। एकदम दिमाग में सेट करिए, सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा छूट जाएगा, ठीक है ना, तो छूटना नहीं चाहिए। दिखाइए इसको फटाफट से। अगर इन सब से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात नहीं हुआ है तो क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा, ठीक है। बस अब अंतिम कॉन्सेप्ट रह गया एक तो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दो चीज है बताने के लायक, ठीक है, बिता दें। देखिए अब अंतिम में क्या बचे, दो चीज, बस दो चीज, ज्यादा। एक चीज ऐसा है, क्वेश्चन है कि 0.27 पे रेकरिंग है, इसको सॉल्व करिए क्या होगा। तो याद रखिए जब भी इस तरह का सवाल दिखे तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को उतार दीजिए, कितना संख्या पे रेकरिंग उतना 9 लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। अगर काटा काटी हो तो काट लेंगे, ठीक है ना। देखा क्वेश्चन जैसे 0.142 है, तीनों पे रेकरिंग, तो 142 लिखिए, 3 संख्या पे रेकरिंग तो 3 टर्म, ये हो जाएगा। ये तो सिंपल है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इससे रिलेटेड। ये मान लीजिए है 0.42, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 पे रेकरिंग है, इससे सवाल 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। ये सब सवाल 2018 में पूछा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। दोनों नंबर है उतार लीजिए, ठीक है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, जो था उतार दिए, जिस पे रेकरिंग है माइनस कर दिए। हाँ देखिए एक संख्या पर रेकरिंग तो 1 तो 9, ठीक है, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 1 0, तो देखिए माइनस करिए, 42 से 4 गया तो 38, 38/90 क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 पे जो आया था आपका, ठीक है 0.32, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे देखिए, लिख देंगे जिस संख्या पे रेकरिंग है माइनस कर देंगे, एक संख्या पे रेकरिंग मतलब 1 तो 9, एक तो संख्या है तो 1 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 29/90। अब 2 डिजिट 3 डिजिट जोड़े हैं, सब पे सेम वैल्यू होगा, ठीक है, उतारा जाएगा फटाफट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ये सब, ठीक है ना, दिमाग में आपका सेट होना ही चाहिए, ठीक है, वरना बड़ी दिक्कत होगी। उतार लिए, ठीक है। तो यहां से अपना जो रियल नंबर पहला चैप्टर है उसका टोटल फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड चैप्टर की ओर, ठीक है ना, यानी कि बहुपद में डिस्कस करने पूछेंगे आप लोग फटाफट से। तो चलिए फटाफट से इतना उतार लिए होंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चले, ठीक है। एनर्जी बनाए रखिएगा, बिना एनर्जी बनाए रखे काम नहीं होने वाली, ठीक है ना।
चलिए देखा जाए नेक्स्ट चैप्टर फटाफट से। बहुपद लगाइए हेडलाइन, सारा डिस्कशन कर लेंगे, फॉर्मूला जो भी आपके बोर्ड्स के लिए, ये सब चीज छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है ना। जो थोड़ा सा कम भी तैयारी की है, कम से कम फॉर्मूला को दिमाग में सेट करके आपको रखना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूला दिमाग में रखे काम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए बहुपद, पॉलिनोमियल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद को समझेंगे, उसके बाद फॉर्मूलाज पे डिस्कस करेंगे। तो बहुपद का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चर हो उसके ऊपर पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी चर है उसके ऊपर पावर पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले दो चीज समझना होगा, एक आपको चर समझना होगा, एक अचर समझना होगा, ठीक है। तो चर और अचर का मतलब हो जाता है, जैसे आप कांस्टेंट और वेरिएबल का नाम तो सुने होंगे ना, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब हो गया अचर और कांस्टेंट मतलब हो गया अचर, आई थिंक ये ना, देख लीजिएगा, ये हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब हो गया नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5, और वेरिएबल्स मतलब जैसे A to Z। आई थिंक यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा, चर मतलब हो जाएगा आपका जैसे कि A to Z, और अचर मतलब नंबर्स हो जाएगा, आई थिंक यही हुआ। इसको देख लीजिएगा फटाफट से, आप यहाँ से समझ लीजिए। कांस्टेंट मतलब हो गया नंबर जो फिक्स है, जो बदलने वाला नहीं है, जैसे 5 4 3 2 1 से बदलने वाला नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स जैसे A to Z, वो क्या है, बदल सकता है, ठीक है ना। एकदम जैसा सिचुएशन वैसा खेल। एक एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2x + 6 = 0 है, एक कंडीशन, एक है 3y = 7। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो -6/2 यानी -3 आएगा, यहाँ से अगर y निकालेंगे तो 7/3 आएगा। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग वैल्यू, इसलिए वेरिएबल्स वेरी कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है, लेकिन कांस्टेंट तो फिक्स है। तो बहुपद का क्या कहना है कि चर के ऊपर में, ठीक है, जो भी चर है, यहाँ सही है वाला, ठीक है, दिमाग में आ गया, ये जो चर है उसके ऊपर का जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जस्ट लाइक कोई चर है x है, इसके ऊपर पावर n है, तो इसको हम लोग चर बोले, ये इसका पावर है। तो चर के ऊपर जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो वही बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? इसको अगर उतारना है तो पहले एक बार उतार लीजिए, या समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए जो भी चर है अच्छे से समझिएगा, x पे पावर n है, तो अगर ये n अगर पॉजिटिव है तो वो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। और एक दो बात आपको दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा रूल में, कि जो ये पावर है वो p/q के रूप में ना हो, कभी भी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर p/q के रूप में है तो वो बहुपद नहीं होगा। और दूसरा चीज, ये जो पावर होता है जिसको हम डिग्री बोलते हैं, नेगेटिव ना हो, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो बहुपद हो जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2x² + 3x + 7, देखिए पावर 2 पॉजिटिव है तो बहुपद है। लेकिन अगर इस तरह से हो जाए 2x पे पावर 3/2 + 5x + 7, देखिए पावर जो है वो p/q के रूप में हो गया। तो जब p/q के रूप में होगा तो क्या बहुपद होगा? नहीं होगा, सीधा सीधी बात है। एक और ले लेते हैं अगला, जिसे आप मान लीजिए 12x पे पावर -7 + 5x + 3, क्या ये बहुपद है? तो अभी जस्ट सीखे हैं, बहुपद के लिए आप दिमाग में एक बात एकदम बिठा लीजिए अच्छे से, कि अगर पावर चर के ऊपर में जो पावर है पॉजिटिव है तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस और ये दो चीज दिमाग में सेट करना है, p/q नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ तो पावर नेगेटिव हो गया तो बहुपद नहीं होगा। इतना तक में तो क्लियर हो गया होगा हमको लगता है, ठीक है। यानी कि किसी भी चर में, ठीक है, पावर पॉजिटिव है तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस इतना बात दिमाग में बिठाइए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है, क्लियर होगा, इतना तक काफी होगा, इतना बताना। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे आपका इक्वेशन है ax² + bx + कुछ ये दिया हुआ है, यहां से 2-3 फॉर्मूला निकलता है, उसको दिमाग में सेट करिए। नंबर 1 में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो देखिए पावर 2 है, मतलब दो शून्यकों का है, जिसका एक तो शून्यक अल्फा है, तो बीटा मान लेते हैं। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा × बीटा, इसका फॉर्मूला होगा c/a। तीसरा शून्यकों का अंतर,
ठीक है, जो होगा अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाय ए। थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ तक तो क्लियर होगा, इस डी पे थोड़ा दिक्कत होगा। इस डी को हम लोग अच्छे चैप्टर 4 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको विवेचक बोलते हैं, उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डी होगा विवेचक, विविक्तिकर भी बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाकी ये फॉर्मूला वैसे याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाय। और हिंदी में नाम से भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आता है हिंदी में लिख के ही दे देगा, ठीक है। तो क्या करिएगा, तो उतारिए तो उसको फटाफट से। उतार लिए, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, सब ये सब दिमाग में रखना ही पड़ेगा, तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। उतारा जाए तो ये आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया। एक्चुअल में क्लास 10th में जो टॉपिक है द्विघात त्रिघात पे डिस्कस है, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ठीक है ना। देखिए मिटाते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लीजिए हमको बनाना है द्विघात बहुपद। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद अपने को तैयार करना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद तैयार करना है तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम अपने चैनल पे सिखाए हुए भी हैं 10 सेकंड में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप समझिएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है, इसको दिमाग में सेट करिए, ठीक है। ये एक्चुअल पैटर्न होता है, ठीक है। उसको शॉर्ट में भले ही बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला बैठाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। या ये भी हो सकता है कि अल्फा कुछ अलग से दिया हो, बीटा कुछ अलग से दिया हो, तो सबसे पहले आप दोनों को जोड़ के निकालेंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे, जो भी मान आएगा उसको आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है ना। हम आपको एक एक क्वेश्चन करा देते हैं इससे, ठीक है। समझिए, जैसे क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 5, अल्फा इंटू बीटा दिया है 3, आपको बोला द्विघात बहुपद बनाइए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर इसका मान कितना है, 5 है, तो 5x अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए अल्फा दिया है 2, बीटा ने दिया है 3, ठीक है। अब हमको बनाना है यहां से एक द्विघात बहुपद कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या बोले, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए भाई, तो 2 प्लस 3 5, अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं 6, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल चुका है। अब इस फॉर्मूला बैठाइए ना, तो द्विघात के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान को पुट करिए फटाफट से, एक्स स्क्वायर अपने जगह में, माइनस अपने जगह में, अल्फा प्लस बीटा 5 है, एक्स अल्फा इंटू बीटा 6। तो यही आपको काम करेगा, इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो उतारा जाए फटाफट से, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी कोई दिक्कत तो बोलिए, ठीक। इसको हल्के में नहीं लेना है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका एक एक पॉइंट जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो हल्के में नहीं लेके एकदम अच्छे से समझना है, उतारना है, ठीक है। यहाँ पे अपना डिस्कशन चल रहा है शॉर्ट में थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को टोटल फॉर्मूलाज करना है, तो एक एग्जांपल करा के भी दिखा दे रहे हैं कि आपकी समझ में आ जाए अच्छे ढंग से, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखिए पढ़ जाएंगे त्रिघात बहुपद की तरफ, उसका कुछ कुछ बेसिक पॉइंट बचेगा तो उसको बता देंगे, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद की तरफ बढ़ते हैं। तो त्रिघात बहुपद जो होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। उसको छोड़िए, इसमें भी 3-4 फॉर्मूलाज हैं, उसको समझ लीजिए। पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, याद रखिएगा माइनस b बटा a होगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है आपका c बटा a। एक और है अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस d बटा a। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बटा a, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा c बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d बटा a। अब वो शुरू वाला 2 से याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग सीखे थे जस्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, अल्फा इंटू बीटा c बटा a, उससे आप 2 को याद रख सकते हैं। ये आपके लिए एक नया चीज हो गया, ठीक है।
इसको दिखाइए फटाफट से। उतार लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आएगा कि द्विघात बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला लेके क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इससे द्विघात बहुपद बनता था। अब त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा, तो त्रिघात बहुपद बनाने के लिए त्रिघात बहुपद बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद बनाने के लिए, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये दोनों तरफ माइनस बीच में प्लस, ये है त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला, जिसमें आपको गिवन होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, बस फॉर्मूला में पुट कर डालना है। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको फटाफट से, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ा जाए फटाफट से। तो ये त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला हो गया, दिमाग में सेट करके रखिए सारी चीजें, आपके काम में आएगा सारा कुछ। ठीक है, ये तो जब फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। अगला कुछ टॉपिक है आपका सामान्य रूप से। ठीक है, इससे भी सवाल बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, इसको सामान्य रूप या फिर हम लोग व्यापक रूप भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। तो जो जिससे याद रखना हो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। ठीक है, फटाफट से लिखते हैं। नंबर 1 में एक घातीय बहुपद के लिए इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी, जिसमें ए जीरो ना हो। ठीक है, दूसरा द्विघात बहुपद के लिए ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए जीरो इक्वल टू जीरो। 3 नंबर त्रिघात बहुपद के लिए सामान्य रूप हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इतना 3 तो याद रख लीजिए, याद रखना आराम से, दिमाग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये सब देखिए, ये सब अगर उतना याद नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा, 4 का ऑप्शन दे देगा, बोलेगा द्विघात बहुपद का सामान्य रूप कौन तो है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वाला है। त्रिघात बोलेगा ये वाला है, तो पहचानना है। अगर चतुर्घात बोल दे तो होता है, लिख देते हैं ए एक्स पे पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे काम करेगा, बस चलते रहेगा, जो तो पूछे बताइए, बट याद रखिएगा इससे सवाल आया हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक में, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसको फटाफट से उतारिए, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मजाक में तो नहीं लेंगे, बहुत दूर रखिए मजाक से। ठीक है, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, इसलिए दिमाग में सेट करके रखेंगे। कुछ टॉपिक बच गया है, बस पकड़िए आप लीसा। ठीक है, बिटा ली, ठीक है, ठीक है क्या, तो सब पढ़ाई लिखाई तो हो रहा है ना, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, जरूरी है। एक किस और है, ये एक व्युत्क्रम एक कॉन्सेप्ट होता है, बता दे रहे हैं, थोड़ा सा पूछता है कभी कभी। जैसे आपके पास 2 शून्य के अल्फा बीटा, तो बोलेगा एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, यानी अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा 1/बीटा। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अब जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है बराबर 1, तो यहां से बोल सकते हैं सी बराबर है। तो याद रखिएगा व्युत्क्रम के केस में ए जो होता है वो सी के बराबर होता है। ठीक है, दिमाग में सेट रखेंगे इस बात को। एक और केस होता है ऑपोजिट ऑफ साइन, मतलब एक रूट दूसरे रूट का क्या हो, मतलब चिन्ह में ऑपोजिट हो, कहने का मतलब एक अल्फा हो तो दूसरा माइनस बीटा हो, तब क्या होगा, तब क्या कंडीशन आएगा। तो इसको इधर लाइएगा 0 माइनस बी बटा ए बराबर 0, क्रॉस मल्टी करिएगा माइनस बी बराबर 0, यानी बोल सकते हैं बी बराबर 0।
ये दो केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल से पूछा हुआ है काफी ज्यादा, ठीक है। व्युत्क्रम के केस में याद रखिएगा ए सी के बराबर, ठीक है, और अपोजिट ऑफ साइन के केस में यानी चिन्ह एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो बी बराबर 0 होता है, ठीक। उतारिए फटाफट से इसको। ठीक है, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछा हुआ है सवाल, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे मान लीजिए kx² + 5x + 3 = 0 है, ठीक है, और बोल दिया इसमें कि शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग जानते हैं ac के बराबर है, तो a का मान कितना है, k, c का मान है 3, यानी k बराबर 3 आंसर, एकदम शॉर्टकट में डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। और इस केस में तो b हमेशा 0 होना ही है, उसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब ग्राफ से रिलेटेड रह गया सवाल, जिससे कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। इतना सारा कॉन्सेप्ट है भी, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब करके जाएंगे। तो ग्राफ से रिलेटेड कुछ ऐसा सवाल आता है, ठीक है, कि ये कोई ग्राफ है इस तरह से, इसमें आपको बताना है शून्यक की संख्या, भाई कै ठो शून्यक होगा, ठीक है। तो ग्राफ वाले प्रॉब्लम में आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। आपको बस चेक करना है कि एक्स अक्ष में, जो भी आपका एक्स अक्ष में कितनी बार कट हुआ है, मतलब एक्स अक्ष में जितनी बार कट हुआ होगा वही उसका शून्य को डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, यानी शून्य की संख्या 3 है, मतलब एक्स अक्ष में जितना बार कट किया, वाई से कोई लेना तो नहीं है, एक्स में कितनी बार कट किया ये देखना है। जैसे एक और लेते हैं, कुछ इस तरह हो जाए, ठीक है, इसमें हमको शून्य बताना है। तो अभी जस्ट सिखाए हैं कि एक्स अक्ष में जितनी बार कट करेगा वही उसका शून्य, तो हमको देख के मिला भाई एक्स में तो एक ही बार कट है, तो शून्य कितना, एक ही तो होगा, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। हमको लगता है इतना में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और ले लेते हैं, कीजिए काउंट फटाफट से, कैट हो 1 2 3 4 5, मतलब शून्य कैट हो 5। चलिए क्लियर हो गया होगा, उतारिए फटाफट से, तो ठीक है। बस मजा आना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, काफी उतार लिए, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है यहाँ तक, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए। उस पॉइंट को जरूर लिखिएगा कि एक्स अक्ष में कितनी बार कट किया है वही उसके शून्य को बताएगा। एक छोटा सा चीज और बताते हैं, उसके बाद ये फिनिश करके चैप्टर 3 में घुस जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछता है कि एक घात बहुपद में कितना शून्य होगा, 2 घात में कितना होगा, 3 घात में कितना होगा, 4 घात में कितना होगा। इसको हम ऐसे ही समझा देते हैं, अगर एक घात बहुपद है तो शून्य की संख्या 1, 2 घात है तो 2, 3 घात है तो 3, 4 घात है तो 4, n घात है तो n। भाई ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है आपका कि कोई एक बहुपद है इस तरह से में घात बताएं, इस तरह से सवाल पूछा हुआ है। तो घात मतलब क्या होता है, उस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है यही बताना है आपको। तो इस इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, यानी इसका घात कितना होगा, 3 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तुम सिंपली समझ जाइए, जो किसी भी बहुपद का जो हाईएस्ट पावर है वही उसका घात को डिफाइन करेगा, एकदम सेट होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज थोड़ा समझाते हैं, कभी भी क्वेश्चन ऐसे लिख देगा, ये सब थोड़ा सा 9 से उठा के पूछ देता है कि 2x² + 3x + 1 है, ठीक है। तो इसमें आप f1 का मान बताएं, क्या बताना है, f1 का मान बताना है, ठीक है। सवाल थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, क्या पता बहुत लोगों को पता नहीं, बस कुछ नहीं करना है, जो भी आपका fx दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, f1 f2 f3 कुछ भी मांगेगा, सबके लिए वैसे ही बनेगा। तो बस जहां जहां आपका x है वहां 1 बैठाइए, तो 1 का स्क्वायर 3 × 1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो f0 f1 f2 f3 कुछ भी बोले तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां से बहुपद फिनिश होता है, इसको उतारिए, चैप्टर 3 में घुसते हैं फटाफट से। हाँ मजा आया होगा, ठीक है ना, एकदम अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा चलते हैं फिनिश करते हैं, मजा तो आना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे भाई, 2 चर वाला
रैखिक समीकरण, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं बहुपद का काम तमाम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फटाफट से, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यानी कोई दो वेरिएबल होगा, या तो एक्स वाई हो जाए, एम एन हो जाए, पी क्यू हो जाए, कुछ भी हो जाए, वही दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले इसका आप सामान्य रूप समझिए, ठीक है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो सामान्य रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसको आपको दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। अब इसमें सवाल पूछता है कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको कभी कभी जीरो के बराबर में लिखता है, तो उससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं इसको ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, यही आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ऐसे ही लिखा जाता है, जिसमें आपका ए बी सी नंबर्स को डिनोट करेगा और एक्स वाई जो है वो आपका चर है, ठीक। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपका 2x प्लस 3y बराबर 7 बोल देते हैं, 3x प्लस 5y बराबर -7 बराबर 0, कुछ ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ माइनस आया तो घबराइएगा मत, नंबर्स तो माइनस प्लस कुछ भी हो, कोई लेना देना तो है नहीं, पहले बोल दिया नंबर्स माइनस है, लेकिन जनरल फॉर्म यही होगा आपका, ठीक है। उसी से कंपैरिजन किया जाता है। अब एक बात और आता है, एक सवाल आता है बिहार बोर्ड में, ठीक है, कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कितने हल संभव है, ठीक है। मतलब कितना हल पॉसिबल हो सकता है, 1 2 3 या इनफिनिट, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके पास कि इस ax प्लस बी वाई प्लस सी में कितने हल संभव हैं, तो या एक हल, दो हल, तीन हल या अनंत हल, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसका आप याद रखेंगे, इसमें अनंत हल पॉसिबल है। ऐसा क्यों हुआ थोड़ा सा बताते हैं। अनंत इसीलिए हुआ क्योंकि इस इक्वेशन में ना अपने ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि x का मान कुछ लीजिएगा तो y कुछ निकलेगा, फिर x का मान कुछ लीजिएगा तो y कुछ निकलेगा, फिर x का मान कुछ लीजिएगा तो y निकलेगा, तो चलते रहेगा ना। अब मन नहीं हुआ कि x नहीं लेंगे भाई, y लेंगे, तो y का मान कुछ बैठाइएगा तो x तो निकलेगा ना भाई। जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं, शायद ज्यादा समझ आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 7 है। अब मन हुआ कि भाई x बराबर 1 लेंगे, तो 2 एकम 2 प्लस 3y बराबर 7, तो 2 प्लस 3y बराबर 7, तो 3y बराबर 7 माइनस 2, 3y बराबर 5, यानी y बराबर 5/2। तो इसी तरह से हम चलते रह सकते हैं ना। अब x का मान हम 2 लेंगे तो कुछ आएगा, x का मान 3 लेंगे तो कुछ आएगा, -1 लेंगे, -2 लेंगे तो कुछ आएगा ना। तो चलते ही रहेगा ना, मतलब कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए ax प्लस बी वाई प्लस सी में अनंत हल पॉसिबल है। ये तो x के लिए था, फिर y भी तो कुछ ले सकते हैं, तो कुछ x निकल जाएगा। इस तरह से काम करता है। उदाहरण फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। बस यहाँ तक याद रखने के लिए अभी हम लोग यही सीखे हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब दो चर होगा जिसका सामान्य रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। इस ax प्लस बी वाई प्लस सी में कितने हल पॉसिबल हैं, अनंत हल पॉसिबल है। ये आपको चेकआउट करके दिखा दिए, इस तरह से हो सकता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ केसेस है, बढ़ जाते हैं, लगता नहीं है कि पूरा डिस्कस हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ 2-3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, काफी लॉन्ग हो जाएगा बोलना, फिर एक सम अप करके भी एक जगह डाल दिया जाएगा, ठीक है। उतार लिया इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। अब ग्राफ से रिलेटेड कुछ बात करेंगे फटाफट से। ये हेडलाइन बना दिया है, ठीक है। अब केसेस कुछ ग्राफ से रिलेटेड, क्या ग्राफ से रिलेटेड कुछ ऐसा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, 2-3 तो केसेस समझने की कोशिश करिएगा। केस नंबर 1 है कि कोई दो आपका समीकरण दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक और समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें केसेस निकल के आता है कि दो ठो हम क्या किए हैं, आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दिए हैं, इसमें कंडीशंस क्या क्या होता है। तो केस नंबर 1 होता है कि जब a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2, तो इस केस में सॉल्यूशन जो होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है।
ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसका जो हल होता है वो संगत होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो संपाती होता है। इतना बात दिमाग में सेट हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 1 क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। या फिर आपको कोई बोलता भी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो आप समझेंगे कि वो इसी की बात कर रहे हैं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। अब इसमें पूछ सकता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो संगत होगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा, कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, सॉल्यूशन निकलता रहेगा। और संपाती, संपाती का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन है। जैसे मान लीजिए कि ए बी को एक लाइन है और सी डी को एक लाइन है, दोनों एक ही जो लाइन पे लाई करें, जैसे ए बी था, सी डी भी इसी पे लाई करें, मतलब एक तो लाइन दूसरे लाइन पे आकर के रख दे पूरा पूरी, उसी को हम लोग संपाती बोलते हैं, ठीक है। तो उतारिए पहला केस आप फटाफट से। उतार लिए, चले आगे की ओर केस नंबर 2 में। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको दिमाग में सेट रखिएगा वरना काफी दिक्कत आप लोगों को जरूर आएगी, ठीक है ना, अगर याद नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केस नंबर 2, दूसरा केस है कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय, या इसको एक हल भी बोला जाता है, ये दो ना। उसके बाद इसका भी जो हल होगा वो संगत होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इसका जो ग्राफ होता है इसको हम लोग नाम देते हैं प्रतिच्छेदी का। प्रतिच्छेदी का मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कोई एक लाइन, फिर से बताते हैं, ए बी है, कोई एक लाइन सी डी है, ए बी जो है सी डी को इंटरसेक्ट करेगा, क्लियर है, तो यही प्रतिच्छेदी होता है। तो आप अद्वितीय हल के केस में याद रखेंगे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये अद्वितीय हल का कंडीशन या एक हल का कंडीशन है, या केवल एक हल भी बोल सकते हैं। इसका जो हल होगा वो संगत होगा और ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, उसको दिमाग में सेट करिए। आगे केस में बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। तीसरा नंबर के केस भी यही कर लेते हैं ना फटाफट से, तो है। केस नंबर 3 है आपका कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बटा c2, ये है। तो इस केस में आपका क्या होगा कि कोई हल नहीं, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं डायरेक्टली नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका जो आपका हल होगा वो असंगत होगा, इसको दिमाग में सेट करेंगे। इसका जो ग्राफ होगा आपका समांतर होगा, यानी पैरेलल होगा, कुछ इस तरह से ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो, ये आपको समांतर का केस है। इसको फटाफट से उतारिए। उतार लिए। इस चैप्टर में इतना काफी है आपके लिए, ठीक है ना, मतलब जितना बोर्ड्स में पूछा जाता है इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो दिमाग में सेट रखना है, ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये आपका फॉर्मूलाज वगैरह है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद उसमें 4 विधि होता है, ठीक है ना, तो उस 4 विधि का मतलब डिस्कस करने से काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो उन चारों वीडियो का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेकआउट करेंगे, ठीक है। विस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और एक और है आपका तुलनात्मक विधि, ये 4 विधि है, चारों को डाल देंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 लगाइए हेडलाइन फटाफट से, द्विघात समीकरण, ठीक है। चैप्टर 4 जो है अपना वो है द्विघात समीकरण, यानी इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। जो भी आईएससी में मैथ रखना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास में तो इंपॉर्टेंट है ही दोनों जगह में, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए अभी जस्ट पढ़े थे ना द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
अगर जस्ट जीरो लगा दिए तो वो बन जाता है द्विघात समीकरण। कोई भी समीकरण है वो जीरो के बराबर होगा, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण मतलब क्या हो गया, पावर 2 है तो द्विघात है, नहीं तो नहीं है। तो इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है 3 से 4 ऑप्शन दे करके कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो आप उस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करेंगे, उसके बाद चेकआउट करेंगे कि किसमें पावर 2 है। अगर पावर 2 एग्जिस्ट करता है तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं। इतना दिमाग में सेट करिए। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, इसमें जो टॉपिक आता है वो है आपका पहले विवेचक आता है। ठीक है, जिसको हम लोग विवेक्तिकर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इंग्लिश में। जैसे आपका कोई एक इक्वेशन है, दो द्विघात, ठीक है, इसमें आपको बोलेगा विवेचक, विवेक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट बता दीजिए। तो उस डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, जिससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इस डी में ना कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि डी का केसेस है, 2 3 4 केसेस हैं, उसको हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। डी का केस सब केस नंबर 1 कि जब डी जीरो हो जाए, तो जब डी जीरो होता है तो इस केस में क्या होता है, जो मूल आने वाला होता है ना, अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। जो मूल निकालने का फॉर्मूला, मूल या शून्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, या फिर इंग्लिश में बोले तो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है x बराबर -b + √d/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को भी थोड़ा मॉडिफाई करके पूछता है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं अभी। जस्ट आप पहले इसको समझिए। तो मूल d बराबर 0 हो तो जो मूल ये निकालेगा x, वो क्या होगा, तो इस केस में मूल जो होगा वो वास्तविक और समान होगा। याद रखिए, वास्तविक, समान या वास्तविक और बराबर भी बोलते हैं। दूसरा केस नंबर 2 कि जब d > 0 होगा, इस केस में जो मूल होगा वो आपका वास्तविक और असमान होगा। कभी कभी असमान की जगह हम लोग भिन्न वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है और समान की जगह बराबर भी वर्ड किया जाता है। तो ये सब बात भी दिमाग में सेट करके ही चलना है कि कुछ भी पूछ सकता है। केस नंबर 3 जब क्या हो, डी आपका <0 हो जाए, ऐसा वाला कुछ केस है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि कोई वास्तविक हल नहीं है, मतलब कोई भी वास्तविक हल नहीं है। ठीक है, ये आपका केस हुआ तीसरा वाला। यहां से मतलब डायरेक्टली समझ लीजिए कि नो सॉल्यूशन। अगर डी अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में डी <0 का मतलब समझते हैं ना, डी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा। डी का मान सॉल्व किए, b² - 4ac में हमको -3 -2 कुछ आ गया, तो आगे रूट्स नहीं निकल सकता है। यही एक ऐसा केस है जिसमें रूट्स नहीं निकल सकता है। बाकी इस केस में रूट्स निकलेगा। कैसा रूट्स निकलेगा, जो भी आप x का मान सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला बैठा करके, उसमें आपका मूल बराबर या समान आ जाएगा। मतलब 2 2 ही आएगा, 3 3 आएगा, 5 5 ही आएगा, 1/2 1/2 1/3 1/3 1/7 1/7, कुछ भी इसी तरह से आएगा। ठीक, मूल वास्तविक मतलब d जब > 0 हो, ये वाला केस, उस केस में जो आपका रूट्स निकल के आएगा अलग अलग आएगा। एक 3 आ जाए, एक 5 आ जाए, एक 7 आ जाए, एक 10 आ जाए, कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। इसको उतारिए फटाफट से, थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उतार लिया गया। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर 4 में यही है, इससे जिससे रिलेटेड सवाल आता है। ठीक है ना, आपको सॉल्व करने में, तो ये एक तरह से फॉर्मूला की तरह सब काम करेगा। ठीक है, तो सारा केस इसी तरह से। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा और। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट करके एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये सब चीज छोड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, एक और केस होता है इसमें, एक केस बस रह गया, एक सिर्फ वास्तविक का केस होता है। सिर्फ वास्तविक लिखा हुआ हो क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, तो इस केस में वास्तविक होता है तो दोनों केस इंक्लूड होता है, d > 0, मतलब ये दोनों साथ में चलेगा। इसी को हम लोग वास्तविक वाला केस कहते हैं। आप देखेंगे जब उस 3 केस में 1 2 में वास्तविक और समान, वास्तविक और समान है, तो वास्तविक समान वास्तविक असमान को कंबाइन करके सिर्फ वास्तविक बोलते हैं, जिसमें d > 0 आता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा केस जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट बोले x का जो फॉर्मूला था -b + √d/2 है, इसको अलग तरह से भी पूछता है। कैसे करके कि कभी कभी अभी जस्ट जानते हैं कि d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, तो इसे पुट कर दीजिए -b + d की जगह पुट कर सकते हैं b² - 4ac/2।
तो इससे रिलेटेड सवाल सब आएगा, मतलब आएगा, सब दिमाग में बैठाइए, जैसे बैठाना है आपको, ठीक है ना। वास्तविक का कैसे ये वाला डी हम लोग जानते हैं ये होता है, x का फॉर्मूला ये होता है, सीखे ये रूट्स निकालते हैं, इसको हम लोग द्विघात विधि भी बोलते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि द्विघात विधि से, ठीक है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को आपको द्विघात विधि से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, d निकालना होगा। d निकाल करके तब x वाले फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a पे बैठाइएगा तो आपका आंसर कर देगा, ठीक है। तो ये द्विघात विधि भी बोलते हैं इसको, और ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन जैसे तैसे घुमा फिरा करके पूछ लेता है, जो काफी बड़ा है, ठीक है। तो इसको उतारिए फटाफट से, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कई बार पूछा हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चैप्टर 4 में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछता। ये जो आप x का मान निकालेंगे ना, इसमें दो अलग अलग मान निकलेगा, इसको हम लोग एक को अल्फा एक को बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। इसमें अब पूर्ण वर्ग विधि वगैरह आता है, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। थोड़ा सा आपको गुणनखंड के बारे में बता देते हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है, इसी से कोरिलेटेड है। इतना उतार लिए ये द्विघात विधि है, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा डी निकालिए x निकालिए, आपका हो गया द्विघात विधि, ठीक है, या फिर फॉर्मूला में आता है क्वेश्चन। थोड़ा सा गुणनखंड विधि को समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में वो तो बहुपद में ही था, बट यहां भी है। जैसे आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका भी सेपरेट वीडियो लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि a को c से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आएगा उसका एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आएगा उस टूटा हुआ भाग को ऐसे अरेंज करना है कि ये bx आ जाए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, जो भी लिए थे, इसको गुणनखंड विधि से, कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, इसको तोड़ेंगे तो 2 5 10, 2 और 5 को ऐसे अरेंज कीजिएगा 7 आ जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x 5x प्लस 10 बराबर 0। देखिए 2 5 7 भी आ गया, गुणा करने पे 10 भी आ जाएगा। आप कॉमन नंबर ले सकते हैं, ठीक है, जो सेम है उसको उतार देंगे, सब जानते ही होंगे आपको, ठीक है ना। एक बार इसको पढ़िएगा तो -2 आएगा, इसको इस बार करिएगा तो -5 आएगा। इसका सेपरेट वीडियो डालेंगे, ठीक है ना, उसको आप अच्छे से वॉच करेंगे। उतारना है तो इसको उतार लीजिए अभी के लिए। ठीक है, तो यहां से आपका चैप्टर 4 भी फिनिश होता है, यानी कि हम लोग कवर कर लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो आज वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2, पार्ट 3, जितना भी बने छोटा छोटा पार्ट्स में रखेंगे, ठीक है, 1 घंटे का लगभग। तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी होगा आपका सारा प्रोबेबिलिटी तक डिस्कस करके दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप बताएंगे जरूर, ठीक है। और फिर लास्ट टाइम में क्या करेंगे कि सारा वीडियो को एक जगह कंबाइन करके एक टोटल वीडियो बना देंगे, ठीक है, जो भी 2-3 घंटे का बनेगा। तो अभी ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी से, ठीक है ना। आज हम लोग 1 2 3 4 कर चुके हैं, एपी से डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जुड़े हमारे साथ अंसारी मैथ्स में, ठीक है। बाकी सब आप लोग कैसे हैं बताइए, ठीक है ना, फिर वही बातें हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह वीडियोस रेगुलर आते ही रहेंगे, ट्राई अपनी तरफ से किया जा रहा है, कोशिश पूरी तरह से, ठीक है ना। किस तरह की परेशानी, दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट करिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगा उसका डीप वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना, अच्छे ढंग से और भी अच्छे ढंग से पेश करते हुए, ठीक है ना। तो किसी तरह से कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द हो तो बताइए जरूर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम नहीं करेंगे।